आप देख रहे हैं न्यूज़ 9/24। दोस्तों जस्ट अब बिहार का इलेक्शन खत्म हुआ है और अब लोगों के दिमागों में ये बात घूमने लगी कि आइंदा किसकी सरकार बनने जा रही है और इस तरह कयास आराइयों का बाजार शुरू हो जाएगा। सट्टाबाज ने भी आज इत्मीनान की सांस ली होगी। आज हमारे दरमियान दो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बिहार इलेक्शन को कवरेज किया। आइए उनसे जानते हैं और इलेक्शन किस अंदाज से गुजरा और किनकी सरकार बनने की संभावना है ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने पैनल में हमारे जो न्यूज़ पॉलिटिक्स एडिटर है अरशद इकबाल साहब, उनका वेलकम करते हैं। सर आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। सर आपने ये जो पूरा इलेक्शन को कवरेज किया, क्या आपको लगा? तो सबसे पहले तो मैं बिहार की तमाम जनता को धन्यवाद देता हूँ कि इलेक्शन काफ़ी साइलेंटली बिना किसी वायलेंस के ख़त्म हो गया है। और इस चुनाव में मैंने, जैसे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें मैंने ये पाया कि बीजेपी हमलावर एलजेपी भी नहीं। अच्छा मोहित साहब, इस बार अगर हम लोग देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रीवियस अगर इलेक्शन की हम लोग बात करें तो बीजेपी की जो कैंपेन होती है, जो उनके इलेक्शन की जो प्रचार प्रसार होती है, वो सिर्फ 2-4 मुद्दे पे ही घूमता हुआ दिखाई देता है। आप फैक्ट्री की बात कर लो, या फिर कश्मीर का इशू हुआ, या फिर दहशतगर्द इशू हुआ, या फिर राम मंदिर का इशू हुआ। तो क्या लगता है कि बस अब लोग उब गए हैं इन मुद्दों से, अब लोगों को, अब बीजेपी को सोचना पड़ेगा कुछ नए मुद्दे को लेकर इलेक्शन में जाना। अभी के सिचुएशन में यंगस्टर तो ये सब चीज़ें डील नहीं कर रहे हैं। जो लोग अभी जस्ट एजुकेट ये एग्जाम पास किए हैं, जो जॉबलेस है, जॉब सर्च करे, उन लोग के लिए ये सब मुद्दा नहीं। बट थोड़ी आप हायर एजेस में, इक्वल एजेस में जाएंगे तो ये सब चीज़ इम्पैक्ट उन लोग पड़ता है। उन लोग अभी भी इसमें राम मंदिर पे, पुलवामा अटैक, आर्टिकल 370 सब पे अभी भी उन लोग विचार करते हैं। तो क्या इस मुद्दा को कितनी और बीजेपी बनाएगी? बीजेपी तो अभी हर इलेक्शन इसी पे डिपेंड करके करते हैं कैंपेनिंग। मेन इशू लोग है नेशनल, एंटी नेशनल, ये सब इससे सही होता है। हम लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्शन हुआ बिहार असेंबली का, अब 10 तारीख को रिजल्ट है, उसके 6 महीना बाद आपका बंगाल में भी है और आसाम में भी है। ये जो रिजल्ट है जिसकी निगाह पूरी हिंदुस्तान को भी है बिहार के तरफ, क्या असर करेगा? देखिए, बहुत असर करेगा। और ये बीजेपी को भी साफ लफ्जों में ये पता था कि इस इलेक्शन को जिस रूप में वो लड़ेगी, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बंगाल इलेक्शन में पड़ेगा। और इसलिए हम लोग ने ये देखा कि योगी आदित्यनाथ द्वारा एनआरसी का मुद्दा उठाया गया, जबकि वो बिहार से एनआरसी का बहुत ही कम ताल्लुक है। तो ये बीजेपी को भी पता थी कि हम लोग इस इलेक्शन में ऐसा माहौल क्रिएट कर दे ताकि इसका एडवांटेज वो बंगाल इलेक्शन में उठा सके। अच्छा, हम लोग जेडीयू की बात करें तो इलेक्शन के लास्ट आते ये साबित कर दिया है बार बार कि नीतीश कुमार एक थक चुके हैं, बार बार ये फोकस किया गया। तो एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर हुआ करता है, इस बार इतना ज्यादा क्यों देखा गया? ये नीतीश कुमार को लॉकडाउन भारी पड़ गया, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर इतने ज़्यादा तादाद में आ गए और वो इसको पूरे इंडिया ने बैठ के देखा कि कैसे बिहार के जो मजदूर है वो घर को आने के लिए मजबूर हो गए। और एंटी इनकम्बेंसी का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट लॉकडाउन के चलते पड़ा। बहुत सारे इलेक्शन में हम लोग देखते हैं कि माइनॉरिटी वोट को डिवाइड करके बीजेपी जीत जाती है। इस बार क्या माइनॉरिटी वोट पे सेंस लगा पाएगी? देखिए, ये हर इलेक्शन में बीजेपी की ये सोच होती है कि वो कर ले, लेकिन अब ये अपोजिशन भी ये समझ चुकी है कि माइनॉरिटी वोट्स को एक तरफा गिरना चाहिए। इसलिए वो अपनी भी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करते हैं ताकि वोट्स को माइनॉरिटी का अट्रैक्ट कर पाए। मेरा ये भी ख्याल है कि मुसलमान भी ये समझ चुके हैं, माइनॉरिटीज़ खासकर ये समझ चुके हैं कि वो वोट किसी एक ही पार्टी को दे तभी उनके हक में भलाई है। अच्छा, अब हम लोग ये देख रहे हैं कि अब तो अवेयरनेस काफ़ी आ गया और माइनॉरिटी लोग भी काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं और अब सोच समझ के अपने वोट को कास्टिंग कर रहे हैं। अगर इन दिनों जो न्यू जनरेशन है, आपने तो न्यूज़ कवरेज किया है, जो नई नस्ल है वो जब इलेक्शन देने जाती है तो उनके माइंड में क्या चलता है, क्या सोच के वो वोट कास्ट करती है? आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब, जैसे तेजस्वी यादव ने, जैसे एम्प्लॉयमेंट सबसे मेन मुद्दा रहा।
जैसे तेजस्वी यादव ने बोला सबसे पहले होते उनको कैबिनेट में वो 10 लाख जॉब्स की वैकेंसी को वो फुलफिल करेंगे। और उसी तरफ से ऑपोजिशन के एनडीए की तरफ से सेम आया बीजेपी की तरफ से, जैसे वो होते हैं पावर में आते हैं तो वो 19 लाख जॉब क्रिएट करके देंगे। तो यही मेन मुद्दा है। और मेजोरिटी भी सब यंगेस्ट मेजोरिटी भी यही चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट ही मेन मुद्दा है। और अच्छा सर, हम लोगों ने ये देखा कि जब इलेक्शन का डेट डिक्लेयर हुआ तो एनडीए कहीं कहीं तेजस्वी यादव को बहुत हल्का में ले गई थी, क्योंकि उनका उम्र 31 साल है और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फाइट दे पाएंगे। लेकिन इलेक्शन लास्ट आते आते उनके जो हम लोगों ने जलसा, जो उनके जो जुलूस हुआ था, तो जो हम लोगों ने भीड़ देखा और एक तो मैंने अचानक वो रातों रात हीरो बन गए। तो ये कैसे अपने आप को तेजस्वी कर पाए? जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये हम लोग को भी एहसास हो रहा था कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं तेजस्वी को बहुत लाइट में नाप रखा। लेकिन ये बीजेपी की ये सबसे बड़ी भूल हो गई इस इलेक्शन में कि उन्होंने तेजस्वी को लाइट में नाप लिया। और उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से हिट कर गया यूथ में, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बीजेपी भुगतने वाली है। अब अगर हम लोग बात करते हैं बिहार असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन जो डिवाइड है, जो बटी हुई है, वो 243 में बटी हुई है। और जाहिर सी बात है कि जिनका 122 आएगा वो सरकार बनाने में कामयाब होगी। और अगर प्रीवियस रिकॉर्ड अगर हम लोग देखें तो बीजेपी जो प्रीवियस में आपका 53 का सीट था, आरजेडी का 81 था, जेडीयू का 71, आईएनसी कांग्रेस का 27, एलजेपी का 2 सीट उसके खाते में थी, आरएलएसपी के पास 2 सीट थी, हम के पास 1 सीट थी और सीपीआईएमएल के पास 3 सीट थी। ये मैंने जो जिक्र किया ये प्रीवियस ईयर का जिक्र किया। अब आइए हमारे जो रिपोर्टर ने जो न्यूज़ कवरेज किया, जो इलेक्शन को अपने आंखों से देखा और उनका एक काफ़ी वक्त गुजरा अर्शद इकबाल का, क्योंकि इस बार बिहार इलेक्शन को प्रचार और प्रसार करने में, तो एक जो न्यूज़ लैब की जो पूरी टीम है, हमारे जो रिपोर्टर फैले हुए थे हर जगह, उन लोगों ने जो आंकड़ा दिया है, उनकी जो एग्जिट पोल है, उनकी जो एनालिसिस है वो क्या है। अर्शद साहब, आप इस बारे हमारे ऑडियंस को आप क्लियर बताएं कि आप लोगों ने जो न्यूज़ कवरेज किया, आपके हिसाब से कौन पार्टी कितनी सीट लाते हुए दिखाई देगी? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार जब हम लोग इलेक्शन में थे तो हम लोग ने गौर किया कि आरजेडी की अच्छी पकड़ इस बार पूरे इलेक्शन में दिखाई। भले ही अपोजिशन कितना भी नकार ले, बट आरजेडी ने कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म किया है पूरे इलेक्शन में। और हम लोग की प्रेडिक्शन तो इस तरीके से है कि आरजेडी शायद 100 सीट जीतेगी, कांग्रेस 30 सीट पे रह जाएगी, सीपीआई को हम लोग ने 7 सीट दिया है और सीपीएम को हम लोग ने 3 सीट दिया है। तो करीबन तो कुल मिलाकर महागठबंधन में कितना सीट आप दे रहे हैं? 140 तक हम लोग सीट दे रहे हैं महागठबंधन। क्या ये बढ़ सकता है या घट सकता है? जी बिल्कुल, ये एग्जिट पोल है, ये कहीं ना कहीं 140 से 150 भी हो सकती है या फिर 150 भी हो सकता है। आप क्या एनालिसिस कर रहे हो? मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बढ़ेगी, घटना तो नहीं चाहिए। और इसके बाद आप लोग जो एनडीए को कितने आप लोग कितना दे रहे हैं? एनडीए में हम लोग बीजेपी को 46 सीट दे रहे हैं और जेडी को हम लोग ने 40 दिया, तो टोटल 86 सीट्स हम लोग ने एनडीए अलायंस को दे रहा। आप देख रहे हैं कि जो इस बार का जो हमारे जो रिपोर्टर है, हमारे जो नुमाइंदे, जो उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में थे, अलग अलग बूथ लेवल थे, और ये हम लोग की बूथ लेवल की रिपोर्टिंग है, इस रिपोर्ट में हम लोग क्लियर देख रहे हैं कि महागठबंधन सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। अगर इस बार बिहार असेंबली में महागठबंधन की सरकार बनती है तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एग्जिट पोल है, ये एनालिसिस है, ये कि प्रिडिक्शन है, हो सकता है इसमें हम लोग गलत भी हो। लेकिन जहां तक हम लोगों ने जो इलेक्शन कवरेज किया है, हमारी जो रिपोर्ट होती है वो 90% हम लोग की रिपोर्ट सच होती है, और हम लोग जो प्रेडिक्शन लगाते हैं वो गालिबन 90% पूरी होती हुई दिखाई देती है। अब ये आंकड़ा जो लगाया है अर्शद साहब ने, ये कहाँ आके ठहरती है, इन्होंने जो बात कही सीट के हवाले से उसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए हम लोग को 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुल मिलाकर हम लोग बात करें तो ये दिखाई दे रहा है कि 10 नवंबर को इस बार महागठबंधन की सरकार
तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारे जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इलेक्शन को कवरेज किया और इलेक्शन को काफी करीब से देखा, तो ये उनके आंकड़े थे। और प्रिडिक्शन के बारे में कहा जा सकता है कि ये 90% या 100% कभी सच नहीं होती, लेकिन फिर भी एक अंदाजा है। और सच्चाई जानने के लिए हम लोगों को 10 नवंबर का इंतजार, 10 नवंबर तक हम लोग का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हमारे जो रिपोर्टर ने जो रिपोर्ट पेश की है, इसका अगर आंकड़ा की बात करें, इलेक्शन की पूरी प्रचार प्रसार को देखें, तो ये और इस तरह इलेक्शन के आखिरी दौर आते आते बीजेपी ने जो तेवर अपनाया, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाने में कामयाब होती है। और एक बात के लोग ये समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे इलेक्शन प्रचार में हम लोग को बीजेपी के जो करता धरता है अमित शाह जी, वो कहीं दिखाई नहीं दी। जबकि कुछ दिन कबल हम लोगों ने देखा कि वो बंगाल में बाजाबता जाते हैं और इलेक्शन का प्रचार को शुरू कर देते हैं। तो बीजेपी का नहीं आना, ये अमित शाह का नहीं आना, ये बीजेपी के लिए कितना नुकसान का होगा, इसके लिए हम लोग को 10 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर आप न्यूज़ 924 की टोटल एनालिसिस लेंगे, तो हम लोगों के हिसाब से इस बार बिहार में महागठबंधन अपनी सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। शुक्रिया।